जब ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक रेट तो बढ़ेगा ही। इसमें कोई सरकार का दोष हम नहीं दे सकते, उनकी मेहनत है ये। वो खरीद के वो कमाते हैं खेत में, सरकार खरीदती है, फिर उनको बेचती है। सड़ जाते थे उसी गल्ला को माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने कहा ये सड़ने से अच्छा है, समुद्र में डलवाने से अच्छा है कि इसको जनता में बांट दिया जाए। 35 रुपये बोरी की सीमेंट 150 रुपये बोरी तब हुई थी, 155 रुपये मिलती थी, वो महंगाई नहीं हुई थी। उस महंगाई को याद कर रहे हैं, इस महंगाई को गैस वाला याद हो रहा है, ये नहीं याद हो रहा है आपको। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उसमें क्या रिजल्ट लोगों की तरफ से आ रहा है कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां अपना दमखम अच्छी तरह दिखा पाएगी? तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने चूज़ कैसे किया? क्योंकि आपने को मैंने देखा है कि निर्दल प्रत्याशी होने के बावजूद भी आपने सभासद, वार्ड के सभासद भी बने रहे कई वर्षों तक, कई बार बने आप। तो भारतीय जनता पार्टी में आने का क्या मकसद है आपका? धन्यवाद गणेश जी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरे आने का 3 मुख्य कारण है। मैं समाज सेवा से जुड़ा रहा, छोटी राजनीति करके, राजनीति सभासदी की मतलब नगर पालिका परिषद की राजनीति करके लगातार 20 साल तक जनता की सेवा किया मैंने। इनके पकड़े जैसे भी हो सकता था, सेवा का भाव मेरे अंदर था, उसी सेवा के भाव को लेकर मैं लगातार लोगों का काम किया, लोगों के साथ लगा रहा। लेकिन जब मैं सभासद था पिछले टर्म, इसके पहले वाले टर्म को पहले टर्म में, जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी, तो एक आवास योजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उस समय हमको विश्वास खुद का नहीं हुआ कि 2.5 लाख रुपया ये पीएम आवास योजना के अंतर्गत हर लाभार्थी को मिलेगा। मुझको इस पर बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कहाँ आज तक, क्योंकि अवस्था भी मेरी 50 से ऊपर है, मैंने भी 20 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूँ, 30 साल राजनीतिक अनुभव था। मैंने कहा कोई भी सरकार आई, लेकिन ऐसे डायरेक्ट जनता के बीच में गरीबों के आवास के लिए इतना पैसा देना। लेकिन चालू हुआ, होते हवाते मैंने भी तमाम फार्म भरवाए अपने वार्ड में, और 250 से ज़्यादा मैंने प्रधानमंत्री आवास अपने वार्ड में दिलाया। अच्छा, अपने कार्यकाल में आपने लोगों को दिलवाया। अच्छा, ये विश्वास नहीं था कि 2.5 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम ये देंगे, या झूठा वादा है, इस तरह की चीज़ें थी? फिर नगर पालिका में योजना आई, मतलब शौचालय के लिए, शौचालय का भी पैसा सबको दिलाया हमने। फिर एक योजना आ गई आयुष्मान कार्ड वाली, 5-5 लाख तक का इलाज सभी को मुफ्त में कराया जाएगा। मेरे वार्ड में तमाम लोगों का आयुष्मान कार्ड सबका बनवाया मैंने, करीब 80% लोग आयुष्मान कार्ड धारक हैं मेरे वार्ड में। जिनकी जो बीमारी आती थी, किसी को हार्ट का एंजियोप्लास्टी कराना है, या किसी को किसी भी तरह का ऑपरेशन कराना है, या दवा कराना, हड्डी टूट गई उसका इलाज कराना है, उससे लोग लाभ पाए। तो मैंने देखा कि यार ये योजना पे योजना देते जा रहे हैं। मैं गरीबों को जुड़ के राजनीति करता था, मुझको लगा कि गरीबों की सी सरकार है यार, गरीबों के लिए या मध्यम वर्ग के लिए ये सरकार करती जा रही है। फिर किसान भाइयों को मैंने देखा, जिसके पास 10-5 बीसा भी खेत है, उसके खाते में 6,000 आने लगा साल में। फिर मैंने कहा यार ये तो, फिर 500 रुपये जो पेंशन आती थी मेरे वार्ड में, विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन, इसको 1,000 कर दिया। फिर हमने कहा यार ये भी अच्छी बात है। फिर मैंने देखा कि ये सभी को उज्ज्वला गैस के तहत गैस मिलने लगी, निःशुल्क गैस पा गए सब लोग। फिर मैंने देखा कि राशन मुफ्त मिलने लगा लोगों को। तो देखते देखते मैंने कहा यार इनकी जो भी इस केंद्र सरकार की जो इतनी गरीबों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, इससे मैं और प्रभावित हुआ। एक तो पॉइंट ये था मेरा। दूसरा पॉइंट ये था कि इस चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें मैंने देखा कि प्रत्याशियों का चयन, मैं ज़्यादातर व्यक्तिगत राजनीति पर विश्वास करता हूँ। मैंने देखा प्रत्याशी रितेश पांडे जी, जो कि सांसद हैं मौजूदा वर्तमान समय में, इनको मैंने देखा 5 साल से सांसद ही थे। इन्होंने क्या किया, जनता में बताया कि सांसद भी कोई चीज़ होती है।
अभी तक हमारे यहाँ तमाम सांसद हमने देखे, 10-12 सांसद तो देख ही चुका हूँ अपने जीवन में मैं। इतना बोलने वाला, अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने वाला लोकसभा में आज तक कोई सांसद नहीं दिखा। जो भी इनके द्वारा कराए गए विकास कार्य हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन का नया निर्माण हो, चाहे वो आपके पूर्वांचल हाईवे का स्टैकिंग बनवाना, जिससे हमारे दोस्तपुर से हम लोग पूर्वांचल पर चढ़ सकें, लखनऊ जा सकें, चाहे वो बेवाना में औद्योगिक केंद्र खुलवाने के लिए वहाँ लड़ाई लड़ना लोकसभा में जनता के लिए, जबकि ये विपक्ष के नेता थे, ये बसपा के थे, लेकिन वहाँ लड़ाई लड़के एन केंद्र पर, चाहे मालीपुर की सड़क हो, चाहे वो अंडरपास हो इधर जो बन रहा है, ये सब चीज़ों के लिए जनता के जो प्रभावी मुद्दे थे, उस मुद्दे पर काम करने वाला एक युवा, जिसके हाथ में अभी समय लंबा है, उनका कार्यकाल लंबा रहेगा, और व्यवहार में एकदम नॉर्मल, मतलब इसको उनके पांडे परिवार के बारे में कहा जाता है जो भी है, लेकिन इस बच्चे के अंदर मैंने देखा कि ये लड़का केवल समाज सेवा करना चाहता है। उनके लिए क्या ठेला वाला हो, चाहे सब्जी वाला बेचने वाला हो, चाहे वो बड़े लोग, सबको समप्रभाव, सबको एक भाव से देखना, इससे मैं और प्रेरित हुआ। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये आया कि हमारे यहाँ जब से श्री त्र्यंबक तिवारी जी जिला अध्यक्ष हुए हैं, तब से भाजपा की कमेटी बहुत मजबूत हो गई है, क्योंकि अपने से बहुत छोटे कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता के लिए अपने शासन में, अपने शासन प्रशासन के कर्मचारियों से लड़ने का क्षमता जो त्र्यंबक तिवारी जी के अंदर देखा गया, और शायद मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में किसी भी जिला अध्यक्ष के पास वो नहीं है, जो क्षमता इनके अंदर है। और सबके यहाँ आना जाना, मृदभाषी, सबसे मिलना जुलना, सभी के हाल खैर हमेशा लेना, सबको सम्मान देना, ये त्र्यंबक तिवारी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अम्बेडकर नगर के, ये ऐसे हैं कि ऑटोमेटिक मन कही गया। इसी 3 मुद्दों पे मैं जान के मैंने भाजपा ज्वाइन किया। आपने कई मुद्दे बताए कि प्रधानमंत्री के कई मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस, राशन पे शासन, आप कह रहे हैं कि अच्छी तरह शासन चला रहे हैं, तो इन दोनों मुद्दों पे और स्वास्थ्य पे भी मैं जिक्र करूंगा। जैसे राशन की बात है तो कांग्रेस ने कहा कि अगर वो 5 किलो पे इस तरह के राशन का, तो मैं 10 किलो देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा है, और फिर उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर 450 रुपये था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1000 पार हो गया है गैस सिलेंडर के दाम। और जिस चिकित्सा की बात की जा रही है कि आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों को 5 लाख का बीमा है, वो किसी हॉस्पिटल में जो सरकार द्वारा हॉस्पिटल निर्धारित कर दिए गए हैं उन उसमें, तो डॉक्टरों का भी ये भी कहना है कि हम अगर इलाज करते हैं तो हमारा फंडिंग नहीं हो पाता है समय से, तो हम कैसे इलाज करें, वो भी इधर से उधर। तो इन सभी मुद्दों को कहीं ना कहीं क्या जनता के बीच में कैसा मैसेज जाएगा ये? देखिए, आपने गैस की बात की, घरेलू गैस की बात की, आपने महंगाई की बात की। मुझको होश है तब मैं छोटा सा था, मेरा एक घर सामने वाला बन रहा था, तो उसमें सीमेंट जो थी कोटे पे मिलती थी। मेरा बचपना तो मुझको याद है, कोटेदार रहते थे सीमेंट के, तो सीमेंट उसमें जो थी मेरे ख्याल से 30 या 35 रुपये बोरी सीमेंट थी। कांग्रेस की हुकूमत थी, 30 या 35 रुपये कोटे पे मिलती थी। पता लगा आपको एक छत लदवाना है और 20 बोरी सीमेंट की ज़रूरत है, तो आपको कम से कम साल भर सीमेंट बटोरने लगता था। कोटे पे कब जाएंगे, कैसे मिलेगा, 5 बोरिया मिलेगा तो उसके लिए डीएम से ऑर्डर कराइए, लेखपाल से रिपोर्ट लगवाइए, तो ये सब झंझट थी। जब कांग्रेस की सरकार ने सीमेंट का कोटा तोड़ दिया, फ्री सेल कर दिया, तो वही सीमेंट 150 रुपये बोरी हो गई। उसको नहीं याद कर रहे हैं, 35 रुपये बोरी की सीमेंट 150 रुपये बोरी तब हुई थी, 155 रुपये मिलती थी, वो महंगाई नहीं हुई थी। उस महंगाई को याद कर रहे हैं, इस महंगाई को गैस वाला याद हो रहा है, ये नहीं याद हो रहा है। आपको मालूम होगा गणेश जी कि इसी सरकार में 2014 के पहले गैस सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी होती थी। लोग लाइन में 3-3 दिन 4-4 दिन तक खड़े रहते थे, लोग सोच लगवाते थे हम लोग से, भैया एक तो सिलेंडर दिला दीजिए, 3 दिन से खाना नहीं बना है, स्टोव पे खाना बना रही वाइफ चिल्ला रही है। तो अगर कोई चीज़ हम को फ्री करेंगे, आज पोजीशन क्या है कि आप पेटू फ़ोन कर दीजिए, आपके गैस पहुंच जा रहा है, इफरात हो गया है। तो जब ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक रेट तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई सरकार का दोष हम नहीं दे सकते। जो चीज़ कंट्रोल के बाहर होगी, जब कंट्रोल में था तो सस्ता था, जब कंट्रोल के बाहर होगा तो ऑटोमेटिक फ्री सेल, समझ लीजिए फ्री सेल हो गई गैस एजेंसी।
गैस जो घरेलू गैस है फ्री सेल हो चुकी है, इससे कोई महंगाई कोई फ़र्क नहीं है। और अगर महंगाई उनकी है तो जो 500 रुपया पेंशन पाती तो 1000 पा रही हैं। किसान अगर है उजाला गैस पाया तो उसको 6000 सरकार दे रही है साल में। अगर 200-400 रुपया उनको महंगा दिखाई पड़ता है तो वो उससे पूर्ति कर ले रहे हैं, इसमें कोई भी। अब तमाम योजनाएं हैं, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम 10 किलो देंगे, अनाज देंगे। अभी तक क्यों, क्या 55 साल तक इनकी हुकूमत थी, अब अभी तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? खाद्यान्न योजना तो उन्हीं की है ना लागू की? मैं कह रहा हूँ योजना लाने में 55 साल बीत गए आपको। आपके द्वारा खरीदे गए, लेबी द्वारा खरीदे गए गेहूँ धान सड़ जाते थे, गोदाम नहीं था इनके पास, भारत सरकार के पास गोदाम नहीं था। ये जो भी गल्ला मिल रहा है ये भारत के किसानों के जो अन्नदाता हैं उन्हीं की मेहनत है। ये वो खरीद के वो कमाते हैं खेत में, सरकार खरीदती है फिर उनको बेचती है। सड़ जाते थे, उसी गल्ला को माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने कहा ये सड़ने से अच्छा है, समुद्र में डलवाने से अच्छा है कि इसको जनता में बांट दिया जाए, गरीब लोगों का कल्याण हो गया। 80,000 लोग पा रहे हैं गल्ला, 80 करोड़ से अधिक, 80 करोड़ लोग गल्ला पा रहे हैं। तो ये कम उपलब्धि है भारत सरकार की। गल्ला वोट लेने की राजनीति नहीं है, जो डिजाइन होता था, खराब होता था, उसकी बचत करने हेतु ये गल्ला गरीबों में दिया जा रहा है। आपके प्रत्याशी रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे जी, क्या लगता है कि अंबेडकर नगर की जनता इनको भरपूर अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना वोट करेगी? देखिए, व्यक्तिगत रितेश जी को मैं भी विधिवत जानता हूँ, आप भी विधिवत जानते हैं। अभी तक कोई सांसद ऐसा नहीं हुआ है कि साल भर जनता के बीच में लगातार रूबरू रहे। ये लगातार रूबरू रहे, 2-2 कार्यक्रम जिले लेवल का कराते थे, ये मैराथन दौड़ कराते थे साल भर में, एक बार सबसे मिलते थे और तमाम प्रतिभाओं को आगे ले जाने का काम किया इन्होंने अपने स्कूल में तक्षशिला के माध्यम से। उसमें न तो इन्होंने हिंदू देखा न तो मुस्लिम देखा, तमाम मुस्लिम इस्लामिक बच्चे आज इंटरनेशनल लेवल पर चले गए इसकी स्कूल के पढ़े, इन्हीं के कॉपरेशन से। तो हर धर्म, हर जात के लोग हर चीज़ भूल के इनको वोट मिलेगा, ये व्यक्तिगत उनका हो गया। दूसरे पार्टी की बात जो है, पार्टी भाजपा के जो क्रियाकलाप हैं जो उन्होंने जनता के लिए किया है, इस पर 400 पार जो कह रहे हैं, 400 पार पूरा, उसको पूरा विश्वास है कि जनता इस लालीपाप के लुभावने में और विपक्षी दलों में नहीं आएगी और एक अच्छे नेक गवर्नमेंट का फिर से चयन करेगी और सांसद रितेश पांडे जी यहाँ जीतेंगे। अंबेडकर नगर से भी एक कमल का फूल मोदी जी के गुलदस्ते में जाएगा तो सरकार पूर्ण बहुमत की इनकी बनेगी। 400 पार होने हैं। जी, आपने पिछली बार देखा होगा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हार जाते हैं यहाँ से, तो उस समय क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने भरपूर वोट दिया? देखिए, समय समय की बात होती है। माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी आए थे, यहाँ चुनाव लड़े थे, वो अटेंडम आए थे, बड़े बैनर थे वो। लेकिन जब जनता, यहाँ की जनता लोकल चाहती है, मन में जो अपने मेरा स्वयं का अनुभव है, वो लोकल चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट लोकल हो, जिसको हम जब चाहे तब इनसे जाके मिल लें, अपनी व्यथा कह लें। मैं अपनी बात स्वयं कह रहा हूँ। श्री रितेश पांडे जी सांसद थे, मैंने इनके लिए अपने वार्ड में वोट मांगा था। फिर क्योंकि मेरे तमाम संबंधी टांडा से लेकर अकबरपुर से लेकर जलालपुर से गोसाईगंज तक है, तमाम व्यवहार है मेरा, तमाम ऑपरेशन कराने वाली बात आई, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना था और लोगों को पता लगा बेड पे हो गया, हार्ट अटैक पड़ गया, छल्ला डलवाना है, मतलब एंजियोप्लास्टी कराना है। मैंने रितेश जी से कहा कि भाई इनका ऐसा बेटा है, तो इतने हमसे ये कहा, चाचा एस्टीमेट बनवा के भिजवा दो, आधार कार्ड एस्टीमेट भिजवा दो। मैंने उसके पहले भी इनके सांसद जी के पहले भी तमाम विधायक लोगों से कहा है, तो उसमें मुझको ये बता दिया जाता था कि भाई कागज ले आइए, जमा करिए, डीएम साहब के यहाँ पोर्टल मेरा, उस पर जमा करिए, वहाँ से प्रयास करके फिर कराएंगे। तो पता लगा मरीज को 6 महीना मुझको लगते, दौड़ते कागजें बनवाने लग जाता था। लेकिन इनके यहाँ ये सुविधा मैंने देखा कि रितेश पांडे से मैंने जब कहा बेटा इसका इलाज कराना है, तुम्हारी निधि पैसा चाहता हूँ, तो ये कहते चाचा केवल एस्टीमेट बनवा लो और आधार कार्ड दे दो, ले जाकर अरविंद तिवारी जी को दे दीजिएगा, घर पे भिजवा दीजिएगा। और इसके बाद मुझको कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने 37 लोगों को एस्टीमेट बनवा के, किसी को 3.5 लाख, किसी को 2,80,000, किसी को 4,10,000, ऐसे कर 37 आदमी को मैंने सांसद निधि से
दवा के लिए पैसा दिलाया है। तो ये मैंने देखा कि इसके अंदर न तो इसने हमसे पूछा कि चाचा किसको दिला रहे हो, किस जात के लोगों को दिला रहे हो, किस धर्म के लोगों को दिला रहे हो, ये कभी नहीं सवाल किया इस व्यक्ति ने। तो मैं इससे भी ओतप्रोत था कि ये व्यक्ति बहुत आगे जाएगा, इस चीज़ के अंदर कभी संभावना नहीं रहेगी, जैसे मेरे अंदर नहीं है वैसे इनके अंदर भी नहीं है। तो मैंने देखा कि भाई ये सांसद बनने योग्य हमारे यहाँ का यही है। विपक्ष के रहने के बावजूद भी 20 सांसद, जो टॉप 20 सांसद थे हिंदुस्तान के 542 सीट में, 542 सांसदों में 20 में एक नाम रितेश पांडे का था, जबकि ये बीजेपी बीएसपी के थे। लेकिन इसके बाद भी कोई भी शिष्टमंडल बाहर सांसदों का जाता था तो उसका प्रतिनिधित्व रितेश पांडे जी करते थे। अपनी योग्यता के अनुसार पे मोदी जी ने उनको चुना, इनको बुला के टिकट दिया, क्योंकि योग्य भाई ये इसके अंदर योग्यता है। इसीलिए इसको जनता को चाहिए कि अपने यहाँ योग्य सांसद चुने और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताए, जिससे ये सरकार तो बनने वाली है, सभी जान रहे हैं मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी। तो मोदी जी ने तो कहा कि 75 साल का जो हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा, तो फिर मोदी जी की जो इनके जो काम है, इन्होंने अपनी गारंटी दी है, तो फिर अगर 75 साल उनका होने वाला है दिसंबर में, तो फिर कैसे ही अपनी गारंटी को पूरा करेंगे? देखिए, अगुआ कभी रिटायर नहीं होता है। आपके भी परिवार है, बाप दादा, जब तक आपके पिताजी, आडवाणी जी को देखिए कर दिया गया रिटायर। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम मानते हैं ये बहुत बड़े बैनर की बात है, लेकिन मेरी जो छोटी सोच है मैं इसके हिसाब से देखता हूँ कि परिवार का मुखिया हमेशा सीनियर पर्सन रखा जाता है। मोदी जी सीनियर पर्सन है भाजपा परिवार की, ये अगर नहीं रहेंगे तो भाजपा में आपस में कुछ गलत हो सकता है। इसलिए सीनियर पर्सन की वजह से इनको भाजपा का मतलब माना गया है कि प्रधानमंत्री चेहरे हमारे हैं, इसलिए इनको प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है। हमारी सीधी बात ललित मोहन श्रीवास्तव जी से हुई। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी यहाँ 1.5 से 2 लाख वोटों से जीतेगी। अब देखना है कि रितेश पांडे जनता के बीच में कौन सा जादू करेंगे कि उनको जनता उनके ऊपर प्रभावित हो, क्योंकि कहना है कि रितेश पांडे एक पढ़े लिखे और अच्छे नेता के रूप में और एक अच्छे सांसद के रूप में अम्बेडकर नगर